गुड इवनिंग क्लास। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट में स्थिर विद्युत आवेश। इसका पहला चैप्टर के कुछ जो क्वेश्चन थे हमने पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। इसके बाद के क्वेश्चन अपन इस क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज का अपन जो टॉपिक रखेंगे वो निरक्षीय स्थिति क्या है और निरक्षीय स्थिति के कारण या निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। क्योंकि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमने किया था अक्षीय स्थिति क्या है और अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है ना। तो आज का अपन क्वेश्चन लिखते हैं निरक्षीय स्थिति क्या है। निरक्षीय स्थिति क्या है और निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या आ गया, निरक्षीय स्थिति। सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन निकालते हैं। डेफिनेशन के बारे में अपन जब बात करेंगे तो निरक्षीय स्थिति में जो बातें अपन रखेंगे, कौन कौन सी बातें रख सकते हैं कि वह बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखते हैं क्या बोलेंगे। वह बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष के लंबवत स्थित होता है। बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष के कैसे होता है बेटा, लंबवत स्थित होता है। वह बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष के कहां होता है, लंबवत स्थित होता है। तो उसे उस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। तो उसे उस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष के लंबवत स्थित होता है। तो उसे उस बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। ठीक है। इसके लिए अपन मान लेते हैं। अब आ गए किसमें बेटा, व्यंजक में। चलो व्यंजक के लिए क्या करेंगे, माना ये भी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। माना ये भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। जो किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। जिसकी प्रभावी लंबाई कितनी है, 2l है। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 2l है। ये भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। प्रभावी लंबाई जिसको अपन बीच की दूरी कहते हैं कितनी है, 2l है। जिसके मध्य बिंदु O से, जिसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, शब्द का प्रयोग करेंगे ये वाला, निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो क्या बोलेंगे बेटा, वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में या निरक्षीय क्षेत्र में बोल रहे हैं एक बिंदु क्या है, P स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है। अब इसको अपन क्या कर लेंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे, मिला देते हैं। ठीक है। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से चली जाएगी, या आप नॉर्मली इस डायग्राम को इस तरीके से देख सकते हैं। और ये बिंदु कौन सा है, P है। डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लेना। ये बिंदु कौन सा है, P है। रिपीट कर रहा हूं। AB एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। प्रभावी लंबाई 2l है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डिस्टेंस भी नाप लिया। अब देखो ये टोटल लंबाई कितनी है बेटा, 2l है। तो क्या इसको हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अपन ये जो लाइन है अपनी जो रेखा है जहां पर बिंदु स्थित है लंबवत, वो इसको दो पार्टों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये भी क्या होगा और ये भी क्या होगा, l। चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं तब बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, किस पर उपस्थित, बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थ्योरी में क्या बोलेंगे, ये तो पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। माना ये भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू और
माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। प्रभावी लंबाई कितनी है? 12 है। मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कितनी दूरी पर? निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु कौन है? P स्थित है, जहां हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब बिंदु A पर, कहां पर बेटा? तब बिंदु A पर, बिंदु A पर उपस्थित कौन सा आवेश उपस्थित है बिंदु A पर? प्लस क्यू आवेश। कौन सा आवेश है? तो बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर, कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो क्या है भाई देख लेते हैं। E1 बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि अपन कंडीशन प्लस क्यू के कारण ले रहे हैं और बिंदु A के कारण ले रहे हैं, तो उस कंडीशन को अपन किसके द्वारा दर्शा देंगे? E1 के द्वारा। तो E1 बराबर क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा? AP का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या रहेगी? AP की दिशा में। डायरेक्शन AP की दिशा में। इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। इसी को अपन इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब बात करते हैं, यहां पर याद रखना है एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसको याद रखें, क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया हूं, निर्वात की विद्युतशीलता। चलो इसी प्रकार अपन क्या ले लेंगे? इसी प्रकार बिंदु B पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, किस पर बेटा? बिंदु B पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम कंडीशन यही लिख देंगे जैसे अपन ने बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण लिया, वैसे लिख देना बिंदु B पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी यहाँ पर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब यहाँ पर हमने E1 की वैल्यू जो निकाली बिंदु A के कारण, वो E1 की वैल्यू क्या निकल के आई है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन क्या निकला? AP का स्क्वायर। तो सेम कंडीशन यहाँ क्या निकल के आएगी? E2 बराबर निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस क्यू ले सकते हैं, क्या हो जाएगा? BP का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? BP का स्क्वायर। इक्वेशन और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका दिशा क्या हो जाएगी? BP की दिशा में। इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड। अब एक बात बताएं, बिंदु A में प्लस क्यू आवेश के कारण लिया तो उसका डायरेक्शन कुछ इस दिशा में चला गया। बिंदु B में उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण लिया तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में आ गया। तो ये दोनों ही, अब यहां पर हम बोलेंगे, एक्चुअली में एक बात और समझ में आ रही है यहां से कि जो बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश था उसके कारण तीव्रता क्या निकाले? Q अपॉन AP का स्क्वायर, जो कि क्या था? पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव। तो यहां हम ये बोल सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर क्या ले लें? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों ले रहे हैं परिणामी? क्योंकि यहां पर जो E1 है वो ग्रेटर देन है किससे? E2 से। E1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे? E2 से। E1 क्या है? बड़ा है किससे? E2 से। इसलिए अपन ने इसकी क्या ली है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ली है। तो E क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा 2। अब देखो यहां पर हम E1 भी ले सकते हैं, E2 भी ले सकते हैं, दोनों कंडीशन आपके सामने है। E1 cos 2 थीटा बाय 2, क्योंकि यहां पर E1 की कंडीशन देखो, ग्रेटर देन की कंडीशन ना लेके आप एक काम करो, ग्रेटर देन नहीं रखेंगे, एक्चुअली में यहां मिस्टेक हो गया है। यहां पर एक्चुअली में E1 और E2 दोनों क्या है? कंडीशन इक्वल है। दोनों की कंडीशन क्या है? इक्वल है। एक की डायरेक्शन सीधे जा रही है, एक की डायरेक्शन ये आ रही है। तो E1 और E2 क्या है? इक्वल है, बराबर है। क्या है? बराबर है। तो बराबर होने के कारण अपन किसी भी प्लस क्यू आवेश के कारण ले लो या माइनस क्यू आवेश के कारण ले लो, किसी भी आवेश के कारण ले सकते हो। तो अपन ने किसी एक को ले लिया तो 2E1 cos 2 थीटा बाई क्या हो गया? 2 हो गया, जहां थीटा क्या है? ये दोनों विद्युत क्षेत्र के मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र के क्या है? के बीच बनने वाला कोण है। तो ये 2 से क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या कंडीशन निकल के आएगी?
E बराबर क्या निकल के आएगा 2E1 cos थीटा। क्या निकल के आया 2E1 cos थीटा। क्या निकल के आया है 2E1 cos थीटा। चलो ठीक है। अब देखो E1 की कंडीशन आपके सामने रखी है, आप इसको ले सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो E का कंडीशन क्या आ जाएगा भाई 2, E1 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा। इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। इक्वेशन क्या निकल के आया थर्ड। अब हमें ध्यान देना है कि यहां पर हमें कौन कौन सी चीज गिवन है। क्योंकि हमें AP की वैल्यू क्या है पता है क्या, बिल्कुल भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता है A से O की, O से P की, बट हमें ये पता नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम सभी जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां पर अपन क्या लगा लेंगे एक त्रिभुज ले लें। अब वो त्रिभुज मैंने आपको अभी बताया कि यहां पर जो AP है कौन AP वो बराबर है किसके BP के। यहां पर ये कंडीशन भी अप्लाई कर सकते थे कि चूंकि AP जो है वो बराबर है किसके BP के। AP किसके बराबर है BP के। तो बेटा AP जब बराबर है BP के तो उनकी तीव्रता भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। यही कंडीशन हमने रखा E1 बराबर है किसके E2 के। इसलिए अपन ने क्या निकाल लिया उसकी परिणामी तीव्रता निकाल दी। और जब परिणामी तीव्रता निकाली तो यहाँ cos थीटा और साथ ही साथ हमें AP की वैल्यू फाइंड करनी। तो अब यहां से हम AP और cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे इस डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम में किसी भी आप यदि इस साइड का लेके आ रहे हैं तो आप क्या ले सकते हैं POA या AOP। एंगल कौन सा ये वाला ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं बेटा POA में क्या लगा दें पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम ठीक है प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या दिख रहा है इसमें AP क्या दिख रहा है कर्ण दिख रहा है तो AP का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब लंब क्या दिख रहा है OP का स्क्वायर तो हमने क्या रख दिया OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिख रहा है हमें OA का स्क्वायर। क्या दिख रहा है OA का स्क्वायर। तो ये OA का क्या डाल दिया हमने स्क्वायर डाल दिया। अब देखते हैं क्या हमें AP का स्क्वायर पता है नहीं यही तो फाइंड करना है। तो AP का स्क्वायर OP का स्क्वायर क्या है OP का स्क्वायर R का स्क्वायर क्या है R का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर O से A का स्क्वायर क्या है L का स्क्वायर। तो अपना R स्क्वायर और L स्क्वायर ये तो हमारा AP का क्या निकल आया स्क्वायर निकल आया। अब बात साथ ही साथ हमारे दिमाग में एक चीज और आ रही है कि यहाँ cos थीटा यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। तो चूंकि आप सभी जानते हैं लाल बटे कक्का से आपने पढ़ा होगा लाल बटे किससे कक्का से पढ़ा है ये साइन की वैल्यू cos की वैल्यू और ये tan की वैल्यू आधार बटे क्या होती है कर्ण होती है। क्या होती है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा चूंकि cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है हमारा OA क्या है OA और कर्ण क्या है हमारा AP क्या है AP। ये किसकी वैल्यू आ गई cos थीटा की। तो क्या आपको OA पता है क्या आपको OA कंप्लीट पता है जी। OA की वैल्यू ही तो क्या है L है। क्या आपको AP पता है सर यहां पर हमें AP का क्या पता है स्क्वायर पता है। क्या पता है हमको AP का स्क्वायर पता है बट AP की वैल्यू पता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं AP की वैल्यू निकालेंगे तो सामने ये वर्ग हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। क्या हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो यहाँ AP भी पता हो गया और हमें OA की वैल्यू भी क्या हो गई पता है क्योंकि L है उसकी वैल्यू। चलो देखते हैं इसको अब ठीक है। चलो cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या है OA क्या है L और बटा क्या है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई cos थीटा की वैल्यू निकल आई। L बटे क्या निकल के आई है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये cos थीटा की वैल्यू जो अपन ने निकाली है
और एपी की जो वैल्यू एपी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में। देन वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड एपी स्क्वायर पुट ऑफ इक्वेशन 3 समीकरण 3 में रखने पर, कहां रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। चलो ठीक है, जब इसको अपन क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इस वैल्यू को समीकरण 3 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहां क्यू एपी का स्क्वायर क्या फाइंड करके आए हैं हम, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की जो वैल्यू फाइंड करके आए हैं एल बटे क्या फाइंड करके आए हैं, एल बटे हम फाइंड करके आए हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां से देखो क्या होता है, 2ql तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि 2ql हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अलग ले लेते हैं और 2ql अलग लेकर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनटू में ले लेते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2ql जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, P, क्या होता है, P होता है, तो 2ql का मान क्या रख देंगे, P रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P। अब देखो एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट का मतलब होता क्या है, इस रूट की मीनिंग क्या होती है, इस रूट की मीनिंग होती है पावर क्या होना, 1/2 होना, पावर का हाफ होना, ठीक है ना, इस रूट की मीनिंग क्या होती है, पावर का हाफ होना। तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू इसको हम रूट को हटा के क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, क्या हो जाएगी, पावर हाफ। अब देखो एक कंडीशन और देखें, इसके बाद क्या हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखो इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो पावर हम क्या मान सकते हैं, 1, क्या मान सकते हैं, जब पावर कुछ भी नहीं होती तो पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो पावर अपन ने पढ़ा है कि जब बेस इक्वल होते हैं, आधार समान होते हैं, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घातें जुड़ेंगी तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, जब 1 प्लस 1/2 होगा 2 1 जा 2 और 1 क्या हो जाएगा 3/2, तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो इस कंडीशन को अपन डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पावर जोड़ के 3/2, तो ये कंडीशन हो गई। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हम यहाँ बताएंगे बेटा कि जो हमारी R है मतलब वैद्युत द्विध्रुव से बिंदु P की जो दूरी है वो L की अपेक्षा क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही क्या है, ज्यादा है, अर्थात हम R को ग्रेटर देन में ले सकते हैं, किससे, L से, R को क्या ले सकते हैं, L से ग्रेटर देन में। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, L को नगण्य मान लेते हैं, मतलब L का मान क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। अब जब इसको 0 मानेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू P अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, फिर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन क्या हो जाएगा, R की पावर 3। यही वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए क्या है, व्यंजक है। चलो अपना अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में लगने वाले बल आघूर्ण के लिए क्या व्यंजक। एक्चुअली में यहाँ पर कितने क्वेश्चन निकालेंगे अपन, क्वेश्चन एक ही रहेगा, उसी से कंडीशन कितनी पूछी जाएगी, 3 कंडीशन बनेगी। एक होगा बल आघूर्ण के लिए व्यंजक, घुमाने में बल आघूर्ण के लिए व्यंजक, फिर दूसरा क्या बनेगा उसमें, कार्य, घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक, और तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि घुमाने में किए गए कार्य के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो तीनों ही क्वेश्चन का एक आंसर हो जाएगा और इस आंसर को बहुत अच्छे से आपको देखना है। चलो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। तो
ये मान लेते हैं क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र E है। क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र E है। और इसमें कौन रखा है, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ए और बी किससे मिलकर बना है, पढ़ के आए हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। प्रभावी लंबाई कितनी थी, 12 थी, जो एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी यदि निकालना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से निकालेंगे। ये इनके दोनों की क्या हो जाएगी, बीच की दूरी हो जाएगी। चलो तो ये मान लेते हैं क्या है, सी है। ठीक है, तो व्यंजक शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और किससे माइनस क्यू आवेशों से क्या है, मिलकर बना है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई कितनी है, प्रभावी लंबाई 2L है, जिसकी प्रभावी लंबाई कितनी है, 2L है, और जो एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ, एक समान विद्युत क्षेत्र किसके, E के साथ कितना कोण बनाते हुए चल रहा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। कितना कोण, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब बिंदु A पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु A पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, प्लस का QE, जो कि किस दिशा में रहेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। किस दिशा में रहेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा। जबकि माइनस Q आवेश जो कि कहां पर स्थित है, बिंदु B पर स्थित है, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु B पर एक दूसरा बल कौन लगेगा, माइनस का QE लगेगा। ये दोनों ही बल परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों ही बल क्या होते हैं, परिमाण में बराबर। जैसे बात करें हम पंखे की, तो पंखे में भी कितने बल लगते हैं, 2 बल लगते हैं। 2 बल कैसे होते हैं, एक बल जो पंखे की ब्लेड को कहां लाने का प्रयास करता है, ऊपर लाने का प्रयास करता है, तो दूसरा बल पंखे की ब्लेड को कहां ले जाने का प्रयास करता है, नीचे ले जाने का प्रयास करता है। ये दोनों ही बल क्या होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ये पंखे की ब्लेड किस तरीके से घूमती, इसी तरीके से घूमती रहती, वो एक सर्कुलर जो इनका राउंड बनता वो नहीं बन पाता। तो अपन यहाँ पर कितने बल लगा दिए, 2 बल। एक कहाँ लग रहा है, क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और दूसरा कहाँ लग रहा है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। ये दोनों ही बल क्या हैं, परिमाण में बराबर हैं। दोनों ही बल क्या है, परिमाण में बराबर हैं। ठीक है, अर्थात क्या करेंगे, घूमकर एक बल युग्म का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। ये दोनों ही बल क्या है, परिमाण में बराबर होते हैं। अब जितना बल परिमाण इसका है, परिमाण का मतलब होता है, जैसे एक ओवरऑल देख लें, जैसे इसमें 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये भी कितने न्यूटन का है, 5 न्यूटन का ही बल है। जितना बल इस दिशा में लग रहा है उतना ही बल इस दिशा में भी लग रहा है। ये दोनों बल बिल्कुल क्या है, बराबर है, बस दिशाएं बस क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। और दिशाएं विपरीत होने के कारण ये किसका निर्माण कर लेते हैं, ये बल युग्म का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, बल युग्म का निर्माण कर लेते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के सामने लाने का या समांतर लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। और इसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। और प्रत्यानयन बल युग्म जो होता है, प्रत्यानयन बल युग्म बराबर होता है एक बल, मतलब दोनों में से किसी, दोनों बलों को नहीं लेना, हमको कितना बल लेना है, एक बल लेना है। तो हम लिख देंगे एक बल गुणित हो जाएगा दोनों बलों की लंबवत दूरी। अब दिमाग में बात आती है कि लंबवत दूरी हमको ये वाली लेना है क्या, नहीं, इसको बिल्कुल भी नहीं लेना। दोनों की यदि बीच की दूरी की बात आए तो वो दूरी इस प्रकार से कि एक बल कहां जा रहा है, क्षेत्र की दिशा में, और एक दूसरा कहां जा रहा है, क्षेत्र के विपरीत में। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये है। इन दोनों के बीच की दूरी कौन है, ये वाली दूरी है, कि मतलब एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। तो ये दोनों की क्या है, बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी को हम किस तरीके से ले लेंगे, ए और सी, ए और सी। अब दिशा है, देखो यदि हम इस दिशा को यदि पीछे लेके आए, क्या लेके आए, पीछे, और इसको कहां ले आए, इस साइड ले आए, तो ये दोनों के बीच की दूरी कौन कहलाएगी, ये ही कहलाएगी। यदि इस बल को हम पीछे की ओर खींचें और इस बल को कहां ले जाएं, आगे की ओर ले जाएं, तो दोनों बल के बीच की दूरी कौन सी आएगी, एसी ही नहीं होगी। ये दोनों बल की दूरी कौन होगी, एसी होगी। तो बीच की दूरी हमको 2L नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, एसी लेना है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी,
AC हो गई, ठीक है। या हिंदी में अपन लिख देते हैं दोनों बलों के बीच की क्या दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी देख लेते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म को किससे दर्शाते हैं? टाउ से। किस चीज से दर्शाते हैं? टाउ से। टाउ जी को याद रख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। एक बल क्या है? एक बल आप माइनस QE भी ले सकते हैं, प्लस का QE भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो अपन क्या ले रहे हैं? प्लस का QE ले रहे हैं, ठीक है ना। और दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है? मैंने अभी बताया कि वो दोनों बलों के बीच की दूरी कौन है? AC है। क्या है? A और C। तो ये हो गया, क्लियर है। अब दिमाग में एक बात आती है कि सर हमें क्या AC की वैल्यू पता है? बिल्कुल भी पता नहीं है। हमको 12 क्या पता है? जी हाँ, AB हमें क्या है? पता है। तो हमारे दिमाग में आता है कि सर इस त्रिभुज ACB में क्या हम साइन थीटा लगा सकते हैं? बिल्कुल यही लगाने वाले हैं। त्रिभुज ACB में क्या लगाएंगे? साइन थीटा बराबर क्या है? लाल बटे कक्का हम पढ़ के आए हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। लाल बटे कक्का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या दिख रहा है हमें? यही तो क्या है? लंब है। तो AC क्या हो गया और कर्ण क्या हो गया हमारा? A और B। A और B। चलो, साइन थीटा बराबर AC की वैल्यू क्या है? पता नहीं, वही फाइंड करनी है। और AB क्या है हमारा? 12। क्या है? 12। इसलिए AC की जो वैल्यू निकल के आई, direct गुणा कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं यहाँ, तो 12 क्या निकल के आएगी? साइन थीटा। क्या निकल आएगी? 12 साइन थीटा। अब इस AC के मान को हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो इस AC के मान को यहाँ पुट कर देते हैं। तो टाउ बराबर क्या जाएगा? QE गुणित 2L साइन थीटा, या टाउ बराबर क्या हो जाएगा? 2QL। इसको अपन साथ में ले रहे हैं। अभी इसका मतलब निकलेगा कि क्यों ले रहे हैं। 2QL गुणित क्या हो जाएगा? E साइन थीटा। क्या हो जाएगा? E साइन थीटा। अब हमने पढ़ा है क्योंकि 2QL क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ के आए थे, 2QL क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। जैसे हम किससे पढ़ते हैं? P से दर्शाते हैं या पढ़ते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 2QL का मान क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा। यही वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र E में घुमाने के लिए किए गए या लगाए गए बल आघूर्ण के लिए क्या है? व्यंजक है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसकी दो स्थितियां और पढ़ लेते हैं कि सर यह बल आघूर्ण कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। दो स्थितियां बहुत अच्छे से अपन क्लियर कर लेते हैं। तो ये कंडीशन यहां देख लेते हैं। यदि अपन क्या ले लेते हैं? थीटा की वैल्यू क्या मान लें? 0। थीटा की वैल्यू क्या ले लें? 0। दो कंडीशन लेंगे, एक थीटा की वैल्यू 0 ले लेंगे और एक थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे? 90 डिग्री ले लेंगे। तो थीटा का मान क्या ले लेते हैं? 0। तो टाउ की कंडीशन क्या आ जाएगी देख लेते हैं। PE साइन 0। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? PE गुणित 0। मतलब टाउ का मान क्या हो गया? 0। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब दोनों मतलब वैद्युत द्विध्रुव के जो दोनों बल आघूर्ण है या बल युग्म है, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश जो है, उनके बीच यदि बनने वाला कोण क्या हो? 0 अंश का हो। मतलब ऐसा भी बोल सकता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण क्या हो? 0 हो। मतलब क्या हो? ये इसके समांतर हो। इसके कैसे हो? समांतर हो। तो क्या बल युग्म लगेगा? नहीं लगेगा। उस समय बल युग्म नहीं लगने वाला। बल युग्म कब लगेगा? जब दोनों एक दूसरे के कैसे हो? लंबवत हो। तो कंडीशन दूसरी देखते हैं आप। यदि थीटा की कंडीशन क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री। मतलब टाउ बराबर क्या हो जाएगा? PE साइन 90। और हम सभी जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। तो टाउ की वैल्यू क्या निकल के आएगी? PE साइन 90 का मान फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकतम। बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? अधिकतम। समझ गए ना? तो जब क्या होता है मतलब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? अधिकतम। और जब क्या होता है? समांतर होता है तो लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और साथ ही साथ अपन इसी क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे? दूसरे क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया? बल आघूर्ण के लिए व्यंजक किया। तो अब इसी क्वेश्चन से
सेम थ्योरी यही पूरी पुटअप करेंगे और इस थ्योरी के चलते अपन क्या कर लेंगे, कार्य के लिए व्यंजक कर लेंगे। तो थ्योरी आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है कि ये भी वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू अब इससे मिलकर बना है, ठीक है। प्रभावी लंबाई 2l है, एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ठीक है। और जिसके कारण लगने वाला बल आघूर्ण, जिसके कारण जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। बिल्कुल सेम, ज्यादा थ्योरी नहीं बोलना, बस यहां लाके इसको समाप्त कर देना है। अब हम ये बोलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में अल्प कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, और कैसा कार्य, अल्प कार्य। अब जब थोड़ा सा धक्का मारोगे तो कार्य कैसा होगा, छोटा सा होगा, थोड़ा सा होगा, और यदि हम पूरे से धक्का मार देंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो अभी अपन थोड़ा चेक करके देख लेते हैं कि कार्य हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे, अब वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण कितना, डी थीटा, अपन को थीटा तक नहीं घुमाना, बस थोड़ा सा पुश करना है, इसको धक्का मारना है, तो कितना, डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा, क्योंकि जब कार्य आप अल्प कर रहे हो और एंगल कितना बना के घुमा रहे हो, डी थीटा बना के घुमा रहे हो, तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब यदि हम इसको अभी क्या किया, पुश किया, थोड़ा सा क्या किया, पुश किया। अब यदि इसमें बिल्कुल हड़ाक से धक्का मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा थीटा तक घूम जाएगा। क्या घूम जाएगा, थीटा तक घूम जाएगा। तो अतः क्या बोलेंगे, आप वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण तक घुमाने में किया गया, थीटा कोण तक घुमाने में क्या किया गया कार्य। जब हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, तो यदि देखो अभी हमने कहां तक घुमाया, डी थीटा, इसके पहले कहां तक घुमाया, मतलब धक्का कैसा मारा, थोड़ा सा पुश किया, और यदि अपन पूरे से धक्का मारेंगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, पूरा 90 डिग्री, मतलब बोला जाए पूरा क्या हो जाएगा, राउंडली घूम जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अब पूरा कार्य कर रहे हैं, जब कार्य पूरा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, देखते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब इसका क्या कर देते हैं, समाकलन। क्या कर देंगे, समाकलन। और कहां से कहां तक घुमाया, 0 से थीटा तक घुमाया, कहां से, 0 से कहां तक, थीटा तक। और क्या लिख दो बेटा, dw, एक लाइन आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। अब ये dw की जगह आप क्या रख दोगे, टाउ इंटू डी थीटा। तो w की वैल्यू क्या हो गई, 0 से थीटा, और dw का मान क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। चलो अब बात आती है 0 से थीटा। टाउ का मान जस्ट अभी पढ़ के आए थे, क्या होता है, पी ई साइन थीटा। क्या पढ़ के आए हैं, पी ई साइन थीटा, और इनटू में क्या लगा है, डी थीटा। क्या लगा है, डी थीटा। यहां पर पी ई क्या है, अचर राशि है, कांस्टेंट टर्म है, ये कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो पी ई बाहर ले लेते हैं, 0 से कहां आ गए, थीटा आ गए, और साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है, क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। ये बात ध्यान देना है कि जब अवकलन किया जाता है तो साइन थीटा का तो कॉस थीटा होता है, अवकलन यदि हम कॉस थीटा का करें तो वो माइनस का साइन थीटा होता है। तो वो बदला जो है, जो उसने काय में अवकलन में किया, वो किस में लेता है, समाकलन में लेता है। कहता रुक जा बेटा, साइन थीटा क्या बोलेगा, अब मैं तेरे को काय में दूंगा, माइनस कॉस में दूंगा, और कॉस क्या कहेगा, ठीक है ले लिया भाई, मैं भी मान गया, ले ले प्लस में। समझ रहे हो, तो कंडीशन क्या हो जाती है, अपोजिट। तो अभी अपनी कंडीशन काय में है, साइन की, तो जाएगी काय में, माइनस के कॉस थीटा में। किस कंडीशन में जाएगी, माइनस के कॉस थीटा में।
तो पीई बराबर क्या, पीई क्या हो गया, इसका क्या हो गया समाकलन माइनस का कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा, जीरो कहां रहेगा नीचे और थीटा कहां रहेगा ऊपर, और ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, W की, वर्ग की निकाल रहे हैं। तो W बराबर क्या हो गया पीई। अब याद रखना जब समाकलन की कंडीशन होती है तो समाकलन की कंडीशन में क्या रखा जाता है, पहली बार जो होगा वो वैल्यू को पुट करेंगे, तो कंडीशन क्या हो गई माइनस का कॉस, इस थीटा की जगह ये थीटा को ही रखे तो थीटा रखेंगे तो सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। और दूसरी बार जब हम इस वैल्यू को रखेंगे, इस जीरो को रखेंगे, तो ध्यान देना है कि हम एक माइनस का साइन पहले से ही लगाएंगे, ठीक है, एक माइनस का साइन लगाएंगे जो कि फॉर्मूला का है, और साथ ही साथ ये काय का है कॉस थीटा, माइनस का ही है तो ये माइनस का भी क्या रहेगा कॉस, और जीरो रख देंगे, ठीक है। ये सूत्र का साइन लग गया माइनस, और ये जो माइनस है ये इसी का है माइनस, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो W बराबर क्या हो गया पीई माइनस का कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और क्या हो गया कॉस जीरो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो कॉस जीरो की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्या होती है 1 होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा पीई और माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1, जिसको हम सही तरीके से कैसा लिख सकते हैं, पीई W बराबर क्या आ जाएगा पीई पुस्तक में ले सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। यही वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए क्या हो गया, व्यंजक हो गया। अब इसकी अपन दो स्थितियां कर लेते हैं, इसकी दो स्थितियां, अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, दो स्थितियां देख लेते हैं। तो पहली स्थिति फिर उसी के जैसे ले लेंगे कि जब थीटा की वैल्यू क्या रखें 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा पीई 1 माइनस कॉस जीरो। अभी हम चूंकि पढ़ के आए हैं कि जो cos जीरो की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है, तो W बराबर क्या हो जाएगा PE और 1 माइनस 1, मतलब W का मान क्या हो जाएगा PE और गुणित क्या हो जाएगा ये 0, तो कंडीशन क्या आ जाएगी W का मान क्या हो जाएगा 0। मतलब क्या समझ में आया कि जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ 0 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है, तो किया गया कार्य क्या रहेगा 0। अरे बाला गुण भी तो यही बता रहा था, वो भी क्या था 0, तो कार्य भी क्या है 0। दूसरी कंडीशन कि जब वैद्युत द्विध्रुव किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए 90 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब क्या हुआ कि जब थीटा का मान कितना रख दिया जाए 90 डिग्री रख दिया जाए, कितना रख दिया जाए 90 डिग्री, तो कंडीशन क्या हो जाएगी W बराबर हो जाएगी PE 1 माइनस कॉस क्या 90, क्या हो जाएगी cos 90। अब चूंकि हमने पढ़ा है कि cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 0, कितना होता है 0 होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा PE और 1 माइनस 0 से क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, और 1 माइनस 0 से जाएगा तो क्या बनेगा 1 ही बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा P, अर्थात कार्य क्या रहेगा अधिकतम, किया गया कार्य क्या रहेगा अधिकतम। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या सेम इसी से क्या बनेगा बेटा, एक तीसरा क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, स्थितिज ऊर्जा क्या है और उसके लिए व्यंजक। सेम कंडीशन रहेगी, क्वेश्चन किसका पूछेगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, ठीक है, लगने वाले बल आघूर्ण नहीं पूछेगा, कार्य नहीं पूछेगा, लगने वाले बल आघूर्ण के कारण स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या पूछ लेगा व्यंजक पूछ लेगा। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न क्या है सेम चल रहा है, तो आपको उसी वे में चलना है, पूरी थ्योरी फिर रिपीट करेंगे बिल्कुल नहीं। आप यदि 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो थ्योरी वही वाली इसमें भी क्या करेंगे रिपीट करेंगे। कैसा बोलेंगे, माना ये भी वैद्युत द्विध्रुव है प्लस Q माइनस Q, अब इससे मिलकर बना है प्रभावी लंबाई 2L है, एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए क्या है रखा हुआ है, ठीक है ना, और बिंदु A पर प्लस Q के कारण एक बल Q ही लग रहा है क्षेत्र की दिशा में, बिंदु B पर माइनस Q ही लग रहा है क्षेत्र की विपरीत दिशा में, दोनों बल योग में क्या है एक दूसरे के विपरीत है और परिमाण में क्या है बराबर है, अर्थात एक बलयोग में क्या कर लेते हैं जो इसको घुमाने का प्रयास करता है। तो बलयोग में को कैसे दर्शाए थे टाउ से, किस चीज से दर्शाए थे, तो टाउ बराबर हमने पढ़ के आए थे PE साइन थीटा, कहां तक पढ़ के आए थे PE साइन थीटा। नेक्स्ट वाले क्लास में मतलब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन किया था क्या कार्य वाला, तो कार्य में तो अपन ने W तक निकाल लिया था, बट फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं वहां से रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद क्या बोलेंगे हम कि तो अब हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर क्या है ये किस चीज के लिए बल आघूर्ण, क्या है घुमाने में, क्या घुमाने में लगाया गया
बल आघूर्ण, यह लगा बल आघूर्ण, ये बल आघूर्ण हो गया हमारा। अब अपन क्या बोलेंगे, आप किसको बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। अल्पकोण किसको, सॉरी क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा तक क्या करने में, घुमाने में किया गया कार्य। क्या पढ़ के आए थे बेटा, डी डब्ल्यू बराबर हमने पढ़ के आए थे टाउ इंटू क्या, डी थीटा, टाउ इंटू क्या पढ़ के आए थे, डी थीटा। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, तथा, या पुनः लगा दो, पुनः वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को संपूर्ण कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। या वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य। क्यों, क्योंकि यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा, सॉरी मैंने शायद स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन नहीं दी थी, जो अब मैं बता दे रहा हूं। स्थितिज ऊर्जा में आपको क्या बोलना है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, मानक स्थिति का मतलब होता है कि वो कहां था, या मान लो अभी कहां पर है और आगे चल के वो कहां आएगा, ठीक है ना। तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य ही उसकी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि कार्य और ऊर्जा, कार्य ही क्या है, ऊर्जा का रूपांतरित रूप होता है, दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। कार्य की भी क्या होती है, जूल, और ऊर्जा की भी क्या होती है, जूल होती है, ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन आप बिल्कुल सिंपल दे देना, क्या बोलोगे कि वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बाकी उसके बाद ये बल आघूर्ण तो अपन निकाल ही लिए। अब यहां पर क्या बोल देंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को संपूर्ण कोण थीटा ना बोल के, बल्कि क्या बोल सकते हैं यहां पर, मानक स्थिति, मानक स्थिति थीटा वन बराबर, थीटा वन बराबर क्या लिख लेते हैं यहाँ, थीटा वन बराबर पाई बाई 2 से थीटा 2 बराबर कहां तक, थीटा, थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या हो जाएगा अब हमारा पूरा, क्योंकि भैया मानक स्थिति से, मानक स्थिति से कहां ला रहे हैं उसको, वर्तमान स्थिति तक घुमा रहे हैं। तो थीटा 1 से कहां तक ले जा रहे हैं, मान लो थीटा 2 तक ले जा रहे हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है, अभी पढ़ के आए थे, कार्य कैसा हो जाएगा, कहां से ले जा रहे हैं, थीटा 1 से कहां तक ले जा रहे हैं, थीटा 2 तक। अभी स्थितियां बाद में रख देंगे। क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, एक कंडीशन बढ़ा लो, या डी डब्ल्यू की डायरेक्ट वैल्यू भी आप रख सकते हो। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2, डी डब्ल्यू का मान क्या है, टाउ इंटू डी थीटा। तो डब्ल्यू बराबर थीटा 1 थीटा 2, टाउ की वैल्यू क्या है हमारी, पी ई साइन थीटा, पी ई इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा का, देखो अभी पी को तो बाहर ले सकते हैं, तो पी कहां आ जाएगा, बाहर। डब्ल्यू बराबर 1 पी क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और साइन थीटा का समाकलन भाई पढ़ के आए हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन ये थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या पढ़ के आए हैं, माइनस का कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, पी ई माइनस का कॉस थीटा। और कंडीशन क्या है हमारी, थीटा 1 नीचे रहेगा और थीटा 2 कहां रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है ना। थीटा 1 और थीटा 2 एक एक बार उनकी वैल्यू रख देते हैं। तो पी ई क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, थीटा 2। फिर अपन कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस, कोष्टक में क्या लगा दे रहे हैं, तो यहां लिख दे रहा हूं माइनस, क्या ले लेंगे फिर से, माइनस का कॉस थीटा 1, और ये कोष्टक क्या हो गया, बंद। अब देखो ये माइनस साइन किस चीज का आया, कि जब किसी दूसरी वैल्यू को पुट किया जाता है तो हमारी कंडीशन क्या में आ जाती है, माइनस में आ जाती है। देख लेते हैं इसको। तो W बराबर क्या हो गया हमारा, पी ए माइनस कॉस थीटा 2, माइनस माइनस क्या क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1। आगे पीछे उसको रिप्लेस कर लेते हैं।
तो पीई क्या बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब चूंकि अभी हमने पढ़ के आए हैं कि यहाँ पर जो थीटा 1 की वैल्यू है वो क्या मान के आए हैं, π/2, और थीटा 2 की जो वैल्यू पढ़ के आए हैं वो क्या पढ़ के आए हैं, थीटा। तो इन वैल्यू को अपन कहाँ रख देंगे, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो गया, PE cos π/2 माइनस cos थीटा, क्या हो जाएगा, cos π/2 माइनस cos थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि cos π/2 का मतलब क्या होता है, cos 90, क्योंकि π/2 का मतलब क्या होता है, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। तो cos π/2 का मान कितना हो जाएगा, cos 90 का मान क्या होता है, 0, तो cos π/2 का मान भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब W बराबर क्या हो जाएगा, PE, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 माइनस cos थीटा, 0 माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो अपन 0 को हटा देते हैं, 0 हटेगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का cos थीटा, क्या आ जाएगा, माइनस का cos थीटा। तो W बराबर आ गया हमारा PE, और ये माइनस का क्या, cos थीटा। तो W बराबर आ गया माइनस का PE cos थीटा। यही स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या हो गया, व्यंजक हो गया। यहाँ पर भी हमसे दो स्थितियां क्या की जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं कि सर स्थितिज ऊर्जा कब अधिक, सॉरी यहाँ पर अभी भी हमने क्या रखा है, W बराबर रखा है, क्योंकि कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो कार्य को अपन किस में बदल सकते हैं, ऊर्जा में, और ऊर्जा को कैसे दर्शाते हैं, नॉर्मल U से। तो ये U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का PE cos थीटा, ठीक है। बात एक ही है, कार्य ही ऊर्जा है, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट यदि पूछा जाए तो कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो ऊर्जा की भी क्या होगी, जूल ही होगी। यदि सीजीएस में पूछा जाए तो क्या होगी, अर्ग हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा ही यदि यूनिट पूछे कार्य की तो क्या होती है, जूल, तो ऊर्जा की क्या होगी, जूल, दोनों में सेम रहेगी। और यदि सीजीएस में पूछ लिया जाए इसकी ऊर्जा की तो क्या हो जाएगी, अर्ग हो जाएगी। तो यूनिट तो ठीक है। अब बात आती है स्थिति के बारे में। इसकी मैंने क्या बोला, दो स्थिति, कि स्थितिज ऊर्जा कब अधिकतम होती है और कब क्या होती है, न्यूनतम होती है। दो कंडीशन हमसे पूछी जाएंगी, या तो अधिकतम की या तो न्यूनतम की। तो ये दो स्थितियां कुछ नॉर्मल तरीके से अपन बता सकते हैं कि जब क्या हो, थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री, कितना हो, 0 डिग्री। पहली कंडीशन हमने क्या ले लिया, थीटा का मान क्या ले लिया, 0 डिग्री ले लिया। तो U बराबर क्या आ जाएगा, U बराबर हो जाएगा माइनस का PE, और cos क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अभी पढ़ के आए हैं cos 0 का मान कितना होता है, 1, कितना होता है, 1 होता है। तो U बराबर क्या, माइनस का PE, और क्या हो जाएगा, 1 बराबर माइनस का PE, ठीक है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम, क्या होती है, अधिकतम। अब यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह इस बात का प्रतीक होता है, तो किया गया कार्य और बल एक दूसरे के क्या होते हैं, एक अपोजिट वर्क करते हैं। इस कारण से स्थितिज ऊर्जा कैसी रहती है, ऋणात्मक रहती है, लेकिन ऊर्जा कैसी है, अधिकतम है। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी इसकी, कि जब थीटा का मान क्या रख दिया जाए, कितना रख दिया जाए, 90 डिग्री रख दिया जाए। थीटा का मान क्या रख दिया जाए, 90 डिग्री रख दिया जाए। तो क्या हो जाएगा, U बराबर माइनस का PE, और cos क्या हो जाएगा, 90, और cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0 अंश, 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो U बराबर क्या आ गया, माइनस का PE को 0, मतलब U बराबर क्या हो गया, माइनस का, सॉरी क्या हो गया, 0, ठीक है ना। तो आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, शून्य आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन हमने कितने लिए, एक लिया था, एक से हमने कितने क्वेश्चन बना लिए, 3 क्वेश्चन बना लिए, और तीनों ही क्वेश्चन सेम कंडीशन के चल रहे हैं, और 3 में से एक क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही खास माना जाएगा। चलो भाई, अब अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक दीजिए, इसका विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, और साथ ही हमसे इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि गॉस का प्रमेय लिखकर क्या कीजिए, इसका व्यंजक सिद्ध कीजिए या व्यंजक दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे, विद्युत फ्लक्स की।
ये 5 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, और जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बना के दे रहा है, वो विद्युत फ्लक्स क्या है और अंततः क्या दे रहा है, गॉस का प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो दो क्वेश्चनों का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, विद्युत फ्लक्स की। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा निकाल लेते हैं। विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसे समझ लेते हैं कि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के किसी तल से, ये मान लेते हैं उसका क्या है, तल है, ये पूरा क्या है, विद्युत क्षेत्र का तल है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का तल, और ये क्या है, बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाएं, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र के, कौन सा क्षेत्र बोल रहा हूं बेटा, ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के किसी तल से, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की क्या संख्या को उस तल से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस तल से बंधा हुआ क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई या फाई से, फाई या फाई ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अतः क्या होगा, विद्युत फ्लक्स बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और गुणित में क्या लग जाएगा, पृष्ठ के तल का या तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, तल के पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल। मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी और उसके तल के पृष्ठ का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहां से इसका क्या निकाल लेते हैं, मात्रक। हम दूसरी डेफिनेशन भी निकाल सकते थे इसकी, कि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन नॉर्मल वे में यदि बात की जाए तो पहली डेफिनेशन ही बहुत खास मानी जाती है, कि विद्युत क्षेत्र के किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध क्या माना जाता है, विद्युत फ्लक्स माना जाता है। इसे काई से दर्शाते हैं, फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन प्रति, प्रति को हम बटे में भी लिख सकते हैं क्या, कूलम, और गुणित क्या हो जाएगा, तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। और तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात आ रही है तो क्या आएगी, मीटर का स्क्वायर। अब यदि इसी चीज को हम एक व्यापक रूप में अर्थात विमी फॉर्मूले में दे दें, विमी मात्रक की बात करूं मैं, विमी मात्रक की, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन मतलब बल, और बल का मात्रक हम पर जानते हैं किलोग्राम गुणित मीटर गुणित सेकेंड माइनस क्या होता है, बटे क्या हो जाएगा, कूलाम। और कूलाम बराबर होता है क्या, धारा, धारा गुणित समय। कूलाम बराबर हमने क्या पढ़ा है, पिछली क्लास में पढ़ा है, धारा गुणित समय। तो धारा गुणित समय, धारा का क्या जाएगा, एम्पियर, और समय का क्या बन जाएगा, सेकेंड, और गुणित ये क्या है, मीटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, किलोग्राम गुणित मीटर का मीटर स्क्वायर में मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब एक बात और देखें, ये सेकेंड -2 ऑलरेडी है, और जब ये नीचे से कहां आएगा, ऊपर आएगा, तो ये माइनस क्या बन के आएगा, -1 बन के आएगा। जो जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, -3, और एम्पियर भी काय में आ जाएगा, इनवर्स में। मतलब क्या हो गया, kg m3 s-3 और a का इनवर्स। विमी सूत्र क्या आएगा, ml3t-3 और a का इनवर्स। ये हमारा क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स का विमी सूत्र आ गया। तो मात्रक भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट, और विद्युत फ्लक्स भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें गॉस के प्रमेय की।
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? गॉस के क्या है? ये अदिश राशि है। क्या है ये? अदिश राशि है, जिसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव की भी बात करें तो यहां से हमारे कितने ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं? 3 ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं। पहला कि विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? आप बोलोगे सदिश राशि है कि अदिश, तो आप क्या बोलोगे? अदिश राशि है। दूसरी चीज, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक क्या है? ml3 सॉरी विमेय सूत्र क्या है? ml3 t-3 और a का इनवर्स। मात्रक की 3 वैरायटी हो जाते हैं। एक तो नॉर्मल पूछ लेता है, ऐसा ही मात्रक पूछ लेता तो न्यूटन कूलम गुणित मीटर स्क्वायर, जिसको अपन और अच्छे से जमा दें इसको तो क्या हो जाएगा? न्यूटन कूलम ऊपर आ जाएगा, देखो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और कूलम जब ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा? इनवर्स में चला जाएगा। तो एक इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा आपका? एक विमीय फॉर्मूले में पूछ लेगा तो विमीय मात्रक के रूप में ये हो जाएगा, या फिर इस संकेतों के माध्यम से पूछे तो ये कंडीशन। तो आपको ये चीजों को पे भी ध्यान रखना है कि कंडीशन किस रूप में पूछ रहा है। आपको फॉर्मूले पता होते हैं और पता होने के बावजूद उन विमीय मात्रकों को आप क्या करके आ जाते हो? गलत करके आ जाते हो। तो इन चीजों पे भी क्या रखना है? ध्यान रखना है। विमेय सूत्र तो नॉर्मल सेम रहेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? विमेय सूत्र हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसका? गॉस का प्रमेय, और उसका फिर क्या करेंगे? गणितीय व्यंजक। चलो देखते हैं गॉस के प्रमेय को। चलो हम बात कर रहे हैं गॉस का प्रमेय। तो सबसे पहले गॉस का प्रमेय की क्या देंगे? थ्योरी देते हैं। इसमें क्या बोलेंगे? सन 1775 से 1855 के बीच, सन कोई मायने नहीं रखेगा, 1775 से 1855 के बीच कार्ल फ्रेडरिच गॉस, कार्ल फ्रेडरिच गॉस, यही वो व्यक्ति है जिसने इस प्रमेय का क्या किया? प्रतिपादन किया। तो 1775 से 75-77 एवरेज टाइम डाल सकते हैं, से 1855 के बीच में एक प्रमेय का क्या किया? प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार ये प्रमेय किस बारे में दिया था? बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और उसमें उपस्थित आवेश, फ्लक्स और आवेश के बीच मात्रात्मक संबंध बताने के लिए इसने क्या किया था? एक प्रमेय दिया था। मतलब नॉर्मल अपन यदि बोले तो इसने क्या हुआ? एक पृष्ठ से गुजरने वाले, बंद पृष्ठ से, कैसे पृष्ठ से? बंद पृष्ठ से। मान लो कोई पृष्ठ क्या है? बंद है, उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और उसमें उपस्थित आवेश के बीच संबंध बताने के लिए दिया एक क्या? प्रमेय, जिसे अपन क्या बोलते हैं? गॉस का प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार मैथ थ्योरी बोलेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, किस चीज का बेटा? आवेश का कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। नॉर्मली विद्युत फ्लक्स को कैसे दर्शाते हैं? φe या φ से, है ना? तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? आवेश के कितना हो जाएगा? ε0 गुना के बराबर होता है। प्रोपोर्शनल डाल दो, या क्या होता है? के बराबर होता है, ठीक है? गुना होता है, नॉर्मली बता दो। अब बात करते हैं इसके व्यंजक की। व्यंजक के लिए सबसे पहले अपन इसका क्या देख लेते हैं? डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में देखो, एक बना लेते हैं नॉर्मल क्या? बंद पृष्ठ S। एक बंद पृष्ठ क्या है? S है, जिसके मध्य बिंदु कहां पर? O पर। कौन सा आवेश रखा है? +Q। बंद पृष्ठ S बना लिया अपन ने, किसी भी तरीके से बना लो, बंद होना चाहिए। और जिसके मध्य बिंदु क्या बना लेते हैं? O ले लेते हैं, या सेंटर पॉइंट O ले लेते हैं। यहाँ पर कौन सा आवेश रखा है? +Q आवेश रखा है, जिससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर। इसके पृष्ठ पर एक बिंदु कौन स्थित है? P स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन क्या होती है? R स्क्वायर। Q अपॉन R स्क्वायर। इसको क्या ले लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ा सा देख लेते हैं कि माना एक बंद पृष्ठ क्या है? S है, जिसके मध्य बिंदु कहां पर? O पर +Q आवेश रखा है। कौन सा आवेश रखा है? +Q आवेश रखा है, जिससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक, मतलब इसके पृष्ठ में एक बिंदु कौन है? P स्थित है,
जहां हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या E बराबर 1/4πε0 इनटू Q अपॉन क्या हो जाएगी R स्क्वायर है। ये अपन बता देंगे। दिशा बता देते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, OP के अनुदिश होगी। कैसे होगी, OP के अनुदिश होगी। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम क्या बोलेंगे कि बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की क्या करेंगे, कल्पना। ऐसा क्यों करते हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब बिंदु P को क्या घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ये ds हो गया, एक अल्प पृष्ठ क्या कर लेते हैं, ds की कल्पना करते हैं। ठीक है। तो जब ये अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ कौन सा कोण बनाएगा। अब मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, विद्युत क्षेत्र के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो यहां से अब हम बात करेंगे कि इस बंद पृष्ठ ds, अल्प पृष्ठ बंद है बट कौन सा, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें अभी पूरे से नहीं निकालना। अभी हम छोटा काम करें, कोई भी काम शुरुआत कहां से करेंगे, छोटे से। तो अपन क्या बोलेंगे, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है। अतः अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई e बराबर हो जाएगा e ds cos थीटा। क्या हो जाएगा, e ds cos थीटा। जहां पर थीटा क्या है, थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र और अल्प पृष्ठ ds के बीच बनने वाला कोण है। ठीक है, थीटा क्या है। अब चूंकि यहां पर ये बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र और अल्प पृष्ठ ds के बीच बनने वाला कोण का मान क्या होता है, 0। मतलब उसके बीच में जो एंगल होता है वो कोई विशेष नहीं होता, वो कितने अंश का कोण बना के रखता है, 0 अंश। मतलब डायरेक्शन वही मानेंगे, थीटा मान के, लेकिन कंडीशन क्या बोलेंगे कि उनके बीच बनने वाला कोण क्या रखेंगे, 0 अंश रखेंगे। जब 0 अंश रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। d फाई e बराबर क्या हो जाएगा, e ds, सॉरी 0 अंश नहीं, क्या रखेंगे 90 डिग्री। एक मिनट, हाँ ठीक है, 0 अंश। तो e ds क्या हो जाएगा, cos 0। क्या हो जाएगा, cos 0। cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब d फाई e की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, e ds। क्या हो जाएगी, e ds। तो ये किसके कारण हो गया, एक अल्प पृष्ठ ds के कारण गुजरने वाला क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया। और जबकि हमें फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब संपूर्ण बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, फाई ई। क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो, जब संपूर्ण पृष्ठ से ले रहे हैं तो पूरा एस ले लेते हैं, और क्या हो जाएगा हमारा, एक कंडीशन बना लेते हैं, डी फाई ई। इस वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अभी हमने किसके लिए निकाला था, अल्प पृष्ठ ds के लिए निकाला था। तो ds के लिए निकाला था तो हमारा क्या आया था, डी फाई ई ds। ठीक है ना। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाले किसकी, विद्युत फ्लक्स की। कितने बल रेखा इससे गुजर रही हैं। जब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी, देखते हैं। फाई ई बराबर हो जाएगा, डी फाई ई की वैल्यू क्या है, ई डी एस। ठीक है। अब चूंकि ई का मान क्या है हमारा, E की वैल्यू क्या लेके आए हैं, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। फाई बराबर क्या हो जाएगा, E की जो वैल्यू थी 1/4πε0 इंटू Q अपॉन क्या, R स्क्वायर इंटू क्या, ds। फाई ई बराबर, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। तो 1/4πε0 इंटू Q अपॉन क्या, R स्क्वायर बाहर आ गया, और हमारा क्या बचा, ds बचा। अब चूंकि हमने अभी देखा है ये ds क्या था, एक छोटा सा अल्पांश था। क्या था, एक छोटा सा अल्पांश था। ऐसे छोटे छोटे अल्पांश मिलकर ही क्या बना लेते हैं, एक संपूर्ण गोला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, संपूर्ण गोला बना लेते हैं।
और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? यहां पर हम एक बात और रख सकते थे, घन कोण की भी बात रख सकते हैं कि ds जो है घन कोण के बराबर होता है, मतलब 4 पाई के बराबर होता है। तो नॉर्मल वे में अपन चलते हैं कि ये जो ds है यही क्या है, छोटे छोटे गोले मिलके क्या बने हैं, ये छोटे छोटे अल्पांश मिलके क्या बने थे, एक पूरा गोला बना था। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को अपन रख देते हैं। तो फाई ई की जो वैल्यू आएगी क्या होगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीपल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और कंडीशन बनेगी फाई ई बराबर क्यू, यहाँ क्यू का 1 का मल्टीपल हो जाएगा तो क्यू अपॉन क्या जाएगा एप्सिलॉन 0। यही गॉस के प्रमेय के लिए क्या है व्यंजक है। यहां हम एक छोटी सी थ्योरी निकालेंगे। अतः बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं, गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम की क्या व्युत्पत्ति करते हैं। ये इस चैप्टर का क्या है लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके डायग्राम को देखते हैं। तो इसके डायग्राम से इसकी पूरी थ्योरी निकलने वाली है। माना S क्या है, एक बंद पृष्ठ है। माना S क्या है, एक बंद पृष्ठ है जिसके मध्य बिंदु O पर क्या रखा है प्लस Q आवेश रखा है। S बंद पृष्ठ है, मध्य बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, जिससे कितनी दूरी पर R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसके पृष्ठ में क्या है, एक बिंदु P स्थित है जहां एक अन्य परीक्षण आवेश क्या रखा है Q0 रखा हुआ है। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले हमें बल की क्या करनी है, गणना करनी है। तब हमें इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करनी है, क्योंकि कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति है, अर्थात दोनों आवेशों के बीच लगने वाली क्या करनी है, बल की गणना करनी है। चूंकि आगे वाली लाइन में हम ये बोलेंगे कि यह जो प्लस क्यू आवेश है इसमें समान रूप से क्या होता है, वितरित होने के कारण इसका जो पृष्ठ होता है तल के कैसा होता है, जैसे गुजरने वाली बल रेखाएं होती हैं तल के कैसी होती हैं, अभिलंबवत होती हैं। गुजरने वाली बल रेखाएं तल के कैसे होती हैं, अभिलंबवत होती हैं, और जिनका विद्युत क्षेत्र के साथ बनने वाला कोण क्या होता है, थीटा होता है। अतः इस संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, संपूर्ण पृष्ठ ले रहे हैं तो पूर्ण रूप से ले लेंगे, S लगा देते हैं, यहां क्या हो जाएगा EDS cos थीटा। क्लियर है। अब चूंकि यहां पर E क्या है, अचर राशि है, मतलब एक क्या है कांस्टेंट टर्म है, वो कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, और cos थीटा भी कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या रह जाएगा हमारा ds। साथ ही साथ हम यहां पर ये बता देते हैं, क्योंकि हमने बोला था विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं के बीच बनने वाला कोण क्या होता है 0 अंश, मतलब थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0 अंश। तो कंडीशन क्या हो जाएगी E cos 0, यहीं पर बता दे रहा हूं, cos 0 का जो मान होगा कितना होता है 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा E समाकलन क्या हो जाएगा ds, ये किसकी वैल्यू आ गई फाई। अब चूंकि ds, ये ds ही किसको बता रहा है, संपूर्ण बंद पृष्ठ को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, संपूर्ण, क्योंकि छोटे छोटे जो अल्प पृष्ठ ds है, क्योंकि गॉस के प्रमेय में अपन ने क्या किया था, कंप्लीट किया था, ये छोटे छोटे पृष्ठ मिलकर ही क्या करवाते हैं, इस संपूर्ण गोले का निर्माण करते हैं। तो क्या हो जाएगा ds बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा e और इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या मान लिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब साथ ही साथ हमने गॉस के प्रमेय से पढ़ के आए हैं। गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं, गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या पढ़ के आए हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0।
हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, E की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 कहां जाएगा, Q के बटे में चला जाएगा। तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 मल्टीपल में क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर किसके बटे में चला जाएगा, Q के अपॉन में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। साथ ही साथ यही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है, व्यंजक। अब चूंकि हमने पढ़ा है कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर आवेश बटे क्या होता है, तीव्रता। चूंकि सॉरी बल बराबर क्या होता है, आवेश बटे आवेश गुणित तीव्रता, आवेश गुणित तीव्रता। बल की डेफिनेशन क्या है, आवेश गुणित तीव्रता। तो बल क्या हो गया, F, बल क्या हो गया F, आवेश क्या हो गया, परीक्षण आवेश लेते हैं तो क्या लेंगे Q0, और तीव्रता क्या हो गई E। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, F बराबर Q0 गुणित E की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। साथ में यदि हम इनको लिखेंगे तो F की वैल्यू क्या निकल के आएगी, F बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बटे आर स्क्वायर। और यही कूलाम का नियम है, यही क्या है, कूलाम का। इस प्रकार हमने गॉस के प्रमेय से किसके नियम की व्युत्पत्ति कर ली, कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कर ली। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आज हमारा इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगली क्लास रहेगी वो अगले चैप्टर के लिए रहेगी, और अगली क्लास को जरूर देखें।